वन शॉर्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 फिजिक्स का देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट जो पॉइंट आता है वह आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ना अगर डेफिनेशन के थ्रू देखें तो ना हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी। और जो चार्ज है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट कुलाम होती है और कुलाम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो अगर लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और दो अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो चार्ज होते हैं वे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ना पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ऐसे लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और चार्ज ऑन अ ग्लास रोड और कैट फ्लोर इट कॉल्ड अ पॉजिटिव वर्सेस चार्ज। यानी कि बोल रहा है कि यदि किसी भी चार्ज पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसा समझो कि किसी भी कोई भी एक मैटर है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण जो चार्ज आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। यदि कोई भी मैटर जो होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना, गेन के कारण जो भी उस पे चार्ज आएगा उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। और चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टी होती हैं ना, चलो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं चार्ज के पास। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कोई भी चार्ज है, जस्ट लाइक मान लो कि एक सिस्टम है, सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेस हैं जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरीके का चार्जेस है। मान लेते हैं कोई चार्ज नेगेटिव भी है। तो ये सिस्टम पे जो चार्जेस हैं वो कोई भी चार्ज अलग अलग नहीं पता चलेगा। यानी कि हम भी जब भी देखेंगे तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज काउंट होके पता चलेगा। यानी कि हमें क्यू नेट ही पता चलेगा, कभी भी इस पे ये सिंगल सिंगल चार्ज नहीं दिखेंगे। तो यानी कि बोला जाता है एडिटिव नेचर चार्ज में कि सभी चार्ज क्या होते हैं, एल्जेब्रिक सम हो जाते हैं। अगर किसी भी सिस्टम पे जितने भी चार्ज हैं सभी चार्ज क्या होंगे, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो नाउ डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्लेस ऑन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि उस बॉडी पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चार्जेस अवेलेबल हैं सभी चार्ज का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होकर ही हमें इक्विवेलेंट चार्ज मिलेगा। और यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। एक सिस्टम को कंसिस्ट करो जिसपे तीन चार्जेस हैं, जिनका है Q1 माइनस Q2 एंड Q3। तो हेंस द नेट चार्ज, इस पे जो नेट चार्ज मिलेगा वे मिलेगा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। Q माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो ना जितना अपोजिट नेचर का चार्ज होगा उतना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है फॉर एन चार्ज ऑफ द नेट चार्ज विल बी, अगर मान लो किसी सिस्टम पे एन चार्जेस हो तो उसका जो नेट चार्ज आएगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Q1। यानी कि एल्जेब्रिक सम कर देना है जितना भी चार्जेस होगा उस सिस्टम पे। नाउ नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि कोई भी चार्ज जो होता है हमेशा नेचर में वो इंटीजर नंबर के मल्टीप्लीकेशन में मिलता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज रेंडमली किसी भी पार्ट में मिल रहा है, नहीं, वे हमेशा जो चार्ज मिलेगा वे इंटीजर नंबर के मल्टीप्लीकेशन में ही मिलेगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्सेस ऑफ विच all free electron exit in the integer number multiplication elementary of a charge the electron। यानी कि बोल रहा है कि जो नेचर में जब भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे यानी चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वे हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर नंबर के फॉर्मेट में होगा, कभी भी अदर एक्सेट्रा जैसे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि जब भी मिलेगा तब भी क्या मिलेगा, हमें इंटीजर नंबर के फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो उसी लिए यहाँ पे लिखा है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, प्लस के लिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव माइनस के लिए नेगेटिव चार्ज। तो नाउ यहाँ पे हो जाएगा एन क्या है, इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटीजर नंबर के फॉर्मेट में होगी। और ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। और याद रखना कि इसकी जो यूनिट होगी वो भी कुलाम होगी।
नाउ नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, उस पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, नहीं तो वे डिस्ट्रॉय होगा, ना ही वे प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, उस पे हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक बॉडी पे चार्ज है, सपोज करो कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और 5Q का चार्ज है, अगर मैंने इससे कोई एक सेम साइज का, यानी कि सेम मटेरियल का, सेम साइज का, अगर मैं कोई भी एक अनदर बॉडी को लाकर अगर इसे टच कराऊं, तो क्या होगा, इस पे से चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा। तो यानी कि बस केवल चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ना ही इस पे जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ना ही इस पे डिस्ट्रॉय होगा, ना ही इस पे प्रोड्यूस होगा। अगर डिफिनेशन के थ्रू देखें तो क्या आता है कि द नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमाइनिंग अ कांस्टेंट, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होता है वह कांस्टेंट होता है। चार्ज में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ अनदर, यानी कि ये क्या होता है, एक पार्ट के सिस्टम से क्या होता है दूसरे अनदर पार्ट के सिस्टम पे क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या है, कुलाम्स लॉ बताता है इलेक्ट्रो, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन तथा रिपल्सन फोर्स, दो चार्जेस होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स जो लगेगा उसको डिफाइन करता है। और होता क्या है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, मान लेते हैं फोर्स F लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा कि ये जो फोर्स है वे उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन यानी Q1 Q2 के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, जो कांस्टेंट लगता है K, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को बोलते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन यूज किया गया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, ये रिलेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को। और ये वैक्यूम की क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ यदि आगे बढ़े तो नाउ हमें मिलता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, कंपेयर करती है कि किसी भी मीडियम में एयर के अपेक्षा कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रिक ज्यादा है, इलेक्ट्रिक जो लॉस है वो कितना ज्यादा है किसी मीडियम में। इसको कौन कंपेयर करेगा, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर डिफिनेशन के थ्रू देखें तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी of a medium to the permittivity of a free space is called a relative permittivity, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो या तो इसे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या तो के से। के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियम की परमिटिविटी। यहाँ पे लिखा दिया परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो ना ये फॉर्मूले का याद रखना। और यहाँ पे जो एफ भी वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है और मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, इसके रेशियो को भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर सपोज करो कि एक सिस्टम पे मल्टीपल चार्जेस हैं, एक सिस्टम पे मल्टीपल चार्जेस हैं, जस्ट लाइक Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, इस तरीके का बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब फोर्स क्या होगा कि इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, और इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, इसके बीच में भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। उसी तरीके से इस पे भी फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पे भी फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पे भी फोर्स लगेगा। तो यानी कि सभी चार्जेस पे क्या है कि किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्ज रखे हुए हैं, तो इनमें क्या लग रहा है कि अलग अलग जितने भी चार्जेस हैं उसके कारण उस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो उसी नेट फोर्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम कैसे करता है, देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q0 और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, जैसे Q1 Q2 और मान लेते हैं यहाँ पे Q3, ऐसे चार्जेस रखे हैं। तो
इन इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, Q2 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, Q3 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है इस पर, यानी नेट फोर्स। तो नेट फोर्स को कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर सम ले लेते हैं टोटल फोर्स का। तो यानी कि अगर मान लो कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वे एफ नोट लग रहा है, तो हम लोग ये जो एफ नोट बराबर होगा वे बराबर होगा कि Q1 द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, Q2 द्वारा कितना फोर्स लग रहा है और Q3 द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो ना यहाँ पे जो सम लिया जाता है वो वेक्टर सम लिया जाता है, ना कि नॉर्मल सम। यानी वेक्टर सम करते हैं क्यू नॉट पे तो वे मिल जाएगा हमें नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लो कोई चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज है, क्यू क्या कर रहा है, किसी एक अदर चार्ज इसके पास रख रहे हैं, तो या तो इस पे फोर्स लगा रहा है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ना ये भी इस पे फोर्स लगाएगा ना ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्यू अगर फोर्स लगा रहा है तो या तो इसको अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा या तो रिपल कर रहा होगा। तो यानी कि अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि अब इस चार्ज को, अब देखो कुलाम्स फोर्स की अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको देखो, अगर मैं बाकी चीजों को कांस्टेंट रखूं तो ये जो F है वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस को धीरे 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 इंक्रीज करूं तो ना फोर्स भी क्या होगा, कम होने लगेगा। तो अब यही चार्ज यहां पे रखा हुआ है, अगर इसी चार्ज को यहां पे रख दूं, अगर इसी चार्ज को यहां पे लाके रख दूं तो ना यहां पे जो फोर्स लगेगा इसकी अपेक्षा ज्यादा लगेगा। यानी जितना यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा था फोर्स उससे ज्यादा यहाँ पे लगेगा। फिर और पास लेके जाऊं या इसको दूर लेके जाने लगूं तो फोर्स क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अब क्या है कि यानी कि जो इस चार्ज का इफेक्ट है वे चारों ओर क्या हो रहा है, वे घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर पास ला रहे हैं तो बढ़ रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो घट रहा है। तो यानी कि इसके द्वारा, यानी कि ये जो चार्ज है इसके द्वारा चारों ओर एक फोर्स को इफेक्ट किया जा रहा है, यानी कि महसूस किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज की एक चारों ओर की एरिया जिसमें इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ डिफिनेशन की अगर टर्म में देखें तो क्या आता है कि द रीजन या स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनदर चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर की ऐसी एरिया जिसमें क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं फोर्स को, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर चले तो नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, हाँ ऑफ कोर्स होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव जो चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसकी जो एसआई यूनिट आती है वो आती है न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml t की पावर -3 a की पावर -1। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सट्रैक्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज विच प्रोड्यूस इट। बोल रहा है कि किसी भी चार्ज है, मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसी एनदर चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस कराएगी, वह खुद पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कराएगी। यानी कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रही है, जिस चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, इसके द्वारा किसी एनदर चार्ज पे होता है, ना कि खुद इस पे ही होता है। ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्ट अ फोर्स ऑन एनी अनदर चार्ज प्लेस इट। यानी वही बोल रहा है कि अगर कोई भी इसके फील्ड में कोई चार्ज प्लेस करेंगे तो उस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ना कि खुद इस पे लगेगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे कुछ, अगर इसमें कोई भी मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना उसी सेम डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेगेटिव चार्ज रखें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अब मान लो कोई भी ये चार्ज था क्यू, अब क्यू चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये कोई क्यू नॉट चार्ज रखे तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी कि इस पर एक फोर्स लगेगा F। तो यानी कि यही बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बताता है कि पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है।
यानी हर एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स F वेक्टर एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस एट द दैट पॉइंट। यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर प्लेस है कोई चार्ज तो उस पे यानी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नॉट। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर मान लो कि इस पॉइंट चार्ज के लिए इस डिस्टेंस पे r दूरी पे मान लेते हैं, डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो कि कितना फोर्स लग रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो नाउ अब देखो ये क्या करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो दोनों पे फोर्स मिल जाएगा, इस पे पर यूनिट चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वे अगर इन दोनों के बीच में अगर फोर्स देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। और K क्या है, K की वैल्यू ही 1/4πε0 होती है। अगर इसको रख दे तो यहाँ पे देखो ये Q है तो मैं इसको Q कर दे रहा हूं, और ये Q नॉट है तो मैं इसको Q नॉट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो Q इंटू Q नॉट अपन में R स्क्वायर, अगर यहाँ पे रख दें तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q अपन में R स्क्वायर। तो इस चीज को याद रखना है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए या किसी भी एक चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/4πε0 Q अपन में R स्क्वायर। नाउ आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन क्या है कि अब किसी भी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए जिस इमेजिनरी लाइन का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अ स्मूथ कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द फ्रॉम एनी कहां गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अ स्मूथ कर्व such that a tangent draw at any point on the curve given the direction of the electric field at that point। यानी कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ना पहली आती है, ना फर्स्ट आती है, इलेक्ट्रिक field line originate of a positive charge and the terminate of the negative charge, they not up from a closed loop। बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वे वहां से निकलती है, यानी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ओरिजिनेट होंगी। और किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती हैं, वे टर्मिनेट होती है, यानी कि आके मिलती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, खत्म होंगी। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वे पॉजिटिव चार्ज से तो निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे आके क्या होंगे, खत्म होंगी। उसके बाद बोल रहा है, और बोल रहा है कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप कैसे, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज से निकली है तो घूम के वापस पॉजिटिव चार्ज पे नहीं आएंगे, यानी कि ऐसा क्लोज लूप कभी नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे ही खत्म होंगी, कभी भी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर पॉजिटिव चार्ज पे खत्म नहीं होंगी, इसलिए क्या कर रही है, क्लोज लूप भी नहीं बना रही है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। बोल रहा है कोई अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी गॉस लॉ से, गॉस लॉ से चेक करेंगे कि अंदर जो होगा कोई चार्जेस नहीं आएगा, कोई चार्जेस नहीं होगा तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अंदर इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, ना तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर इफ दे डू इट मीन टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सिंगल पॉइंट विच इज अ श्योर। तो ना बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। तो मान लो कि अगर कट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करे, एक दूसरे को अगर कट कर दें, मान लेते हैं पी पॉइंट पे कट कर दी, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक पी पॉइंट पे कट करनी है। तो यदि अगर मैं इससे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, अगर मैं इससे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को यदि कट करती हैं तो नाउ सेम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, दो अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, जो कि ये गलत है।
यानी कि किसी भी सिंगल पॉइंट पे अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसी भी सिंगल पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक ही सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट के लिए कितना आ रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आ रहा है, जो कि गलत है। यानी कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑफ नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बोलता है कि कोई भी कंडक्टर होंगे या तो कंडक्टर के क्या होगा, नॉर्मली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इसके परपेंडिकुलर बाहर निकल रही होंगी किसी कंडक्टर के, या तो कंडक्टर के क्या करेंगी, नॉर्मली इनवर्ड होंगी, या तो कंडक्टर के आउटवर्ड होगी, या तो कंडक्टर के क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट यानी ओरिजिनेट हो रही होंगी, या तो टर्मिनेट हो रही होगी नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड E is a stronger when a field line are a broad and weaker where they are a further apart। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास पास है, ये पॉइंट बी पे मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, यहाँ पे कोई पॉइंट बी कंसीडर कर लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई बी है। तो ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें ध्यान से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फर्दर है, बहुत दूर दूर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। तो यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, पास पास होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा दूर दूर होंगी, तो वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वे क्या होगा, वीक होगा। तो ना यही बता रहा है कि जहां पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगी तो वहां पे लाइनें क्या होंगी, बहुत पास होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा वहां पे क्या होंगी, फर्दर अपार्ट होगा, यानी दूर दूर होगा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, तो लाइनें कितना ज्यादा होंगी वे टोटली डिपेंड करेंगी चार्ज पे। यदि चार्ज बहुत ज्यादा है, यदि मैं सिंगल चार्ज के लिए ड्रॉ करूं तो इतना, अगर मैं मान लो +2Q चार्ज के लिए ड्रॉ करूं तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, यानी बहुत पास पास भी होंगी और बहुत ज्यादा भी होंगी। तो यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के। ये कुलम्ब्स वे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में हम लोग समझेंगे कि जो फाई होता है वे इक्वल होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि यहाँ पे जो Q है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, और फाई क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वही है, तो बोल रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फील्ड लाइन, जितना कम चार्ज उतना ही कम फील्ड लाइन। नाउ नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर मान लो कि दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को अगर मैं बहुत ज्यादा छोटे डिस्टेंस पे अगर क्या करूं, सेपरेट कर दूं, मान लिया 2L डिस्टेंस है जो क्या है, सेपरेटेड है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम को टोटली डाइपोल बोलेंगे। और लेकिन डाइपोल में कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें हैं कि ये जो होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे -1 कूलम का 1 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे भी +1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, लेकिन कूलम तो 1 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यानी दोनों का साइन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2L, और इन दोनों का अगर मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस का सेंटर पॉइंट क्या है, O है, तो ये LL पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे हम लोग इसका फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है वे NaCl H2O, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होता है, जो होता है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अब देखो दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों को सेपरेट किया गया है कितना, 2L डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, Q इंटू
12। और एक चीज और याद रखना है कि इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम मीटर, यानी क्यू की यूनिट कूलाम और 12 यानी लेंथ है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। और ये जो पी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, जैसे ऐसे बना दिया गया है, ये बोल दिया गया है ये पी वेक्टर है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है। अगर देखें तो ये इधर की ओर जा रहा है तो यानी कि ये पॉजिटिव की ओर जाएगा और ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसकी डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है और ये कहां से जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखें तो वे क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और वे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का कोई डाइपोल बना हुआ है। इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो अब क्या है कि अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो मान लिया फोर्स एफ लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। हमने पढ़ा था ई इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर मैं फोर्स बराबर निकालूं तो क्या निकलेगा, क्यू ई। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ना यहाँ पे लग रहा होगा F इक्वल टू माइनस क्यू। अगर देखे तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी क्यू ई और ये भी क्यू ई, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यानी अगर कोई बात करे नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर इस पे नेट फोर्स बता दो तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं डाइपोल के एक साइड पे वो लग रहा है क्यू ई, दूसरे साइड पे भी क्यू ई, यानी दोनों फोर्स तो इक्वल है, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का डायरेक्टली अपोजिट है। तो नाउ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब डाइपोल पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो जिसके कारण क्या करेगा, डाइपोल ऐसे घूमने लगेगा। और मान लेते हैं डाइपोल कितने डिग्री थीटा एंगल पे है, थीटा डिग्री एंगल पे है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा डिग्री एंगल पे है तो नाउ इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम लगते हैं। तो नाउ क्या जनरेट होता है, टॉर्क। तो नाउ टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ना हमें फोर्स तो पता चल गया कि फोर्स लग रहा है क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मान लो नेगेटिव चार्ज को मैं इधर की ओर बढ़ाऊं और पॉजिटिव चार्ज को मैं नीचे की ओर बढ़ाऊं तो एक दूसरे को ये अगर परपेंडिकुलर पे यहाँ पे कट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसकी ये वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी। तो मान लिया ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बीसी साइड। क्या आ जाएगा, बीसी साइड। अगर इस ट्रेंगल की बात करें ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में अगर बात करें तो अप्लाई कर देते हैं अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्योंकि ये डाइपोल है तो डाइपोल की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 12 होगी। तो ना आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 12। तो यहां से जो बीसी बराबर निकलेगा वो निकलेगा 2l साइन थीटा। इसको उठा के रख देंगे तो हो जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2l ई साइन थीटा। तो ना हमारे पास ये आ जाएगा Q इंटू 2l को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अभी पढ़े थे डाइपोल में क्या होता है, किसी एक चार्ज का चार्ज और उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो आ जाएगा Pe साइन थीटा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो नाउ आ जाएगा टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो आ जाएगा P क्रॉस E। यानी कि हम लोग डाइपोल के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है, हमें टॉर्क मिलता है। तो ना टॉर्क इक्वल टू होता है Pe 12 साइन QE 12 साइन थीटा, या तो Pe साइन थीटा, या तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी में है, इस चीज को याद रखना है कि ये डाइपोल क्या होगा, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होने लगेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करनी है हमें।
तो पहली कंडीशन दे रखा है कि ऑन द एक्सियल ऑफ द लाइन, यानी कि एक्सेल पे निकालना है। एक्सेल पे निकालना है तो मान लेते हैं कि एक डाइपोल है जिसपे जो फॉर्म बना हुआ है एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से, इसका सेंटर पॉइंट O है और बीच का डिस्टेंस कितना है 2L है। अगर बीच का डिस्टेंस 2L है तो ये सेंटर क्या करेगा, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट B से या पॉजिटिव चार्ज से एक पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज के साइड एक पॉइंट है P, और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मान लिया कितनी है R। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R है, और यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो चलो देखते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसके कारण जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा और वो भी कितना होगा E1, क्योंकि पहला चार्ज है तो मैंने मान लिया इसके कारण E1 आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वे होगी E2, यानी कि ये होगी आउटवर्ड। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पे देखे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, अब देखो अगर E2 ज्यादा हुआ, इसकी डायरेक्शन तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसकी डायरेक्शन अगर ये ज्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन में आएगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पी की, ईपी की। ईपी क्या होगा, अगर E2 ज्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर E1 ज्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट। तो P पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूं माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए, तो क्या आएगा हमारे पास E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस Q है। और अब क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, A से लेके P तक का डिस्टेंस अगर देखें, देखो सेंटर से डिस्टेंस R है, तो यानी कि अब हमें Q से लेना है, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L है, तो यहां पे बन जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट, अगर पॉइंट P पे अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना आएगा, मान लेते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ रहा है। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जो नेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वे E इक्वल टू, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, और ये चार्ज में मान लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वे बहुत ज्यादा पास में, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वे मोर देन है माइनस Q से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E2 माइनस E1। जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, इंटू Q अपॉन में R प्लस L का स्क्वायर। नाउ यहां से कुछ चीजें कॉमन हो रही है, कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के साथ कॉमन हो रहा है तो Q भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ना तो इक्विवेलेंट आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q था तो Q अपॉन है ब्रैकेट में 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो ना हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले लूं तो R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। तो ये R माइनस L से R माइनस L कटेगा ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। फोन में मैं इसको लिख दे रहा हूं
आर माइनस एल, आर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो ना मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2 RL अपॉन में इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ना हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं 2R इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरीके से मैं क्यू को अंदर भेज दे रहा हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2R इंटू पी, क्यू है क्यू इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ना इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू पी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q इंटू 2L है, वो बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सपोज करो कि जो L है वो वेरी वेरी लेस देन हो R से, तो ना L को नेगलेक्ट कर दो, जीरो कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R P अपॉन में आर स्क्वायर का स्क्वायर जब कटा पिटा के सॉल्व करेंगे तो ना ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2R, 2R यहाँ पे R की पावर 4 होगा, एक R से एक R कट जाएगा तो यहाँ पे R क्यूब हो जाएगा, तो ना बचेगा 2P अपॉन में R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा किस पे? एक्सियल लाइन पे, ये है एक्सियल लाइन पे। तो ना एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वेक्टर में लिखना हो तो हो जाएगा 2P वेक्टर अपॉन में ये। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो नाउ नेक्स्ट आता है कि ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, अगर इक्वेटोरियल प्लेन में निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल का मतलब है डाइपोल से 90 डिग्री अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो यदि इस पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इनसाइड आ रहा है, तो मान लिया ये E1 है पहले चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, तो वो E2 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, ये अगर मैं इसी के पैरेलल, यानी कि जो ये ए बी लाइन है, अगर इसी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, या सीधा सीधा अगर इसका कंपोनेंट भी निकालोगे तो एकदम सेंटर पॉइंट से ही जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी ऐसे हैं, तो इसका कंपोनेंट निकालोगे तो ऐसे निकलेगा। तो देखो, ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। कैसे इक्वल है ये दिखा रहा हूं। देखो, तो अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट, कहां पे? तो निकालते हैं, तो मान लेते हैं इसके कारण E1 आ रहा है। E1 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? E1 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा AP स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, देखो AP, तो ये वाला यहां से A से O तक का डिस्टेंस L है, O से P तक का डिस्टेंस R है, तो यदि AP निकालें तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर लें तो क्या आएगा? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आ जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ना इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट के अंदर होगा का स्क्वायर। तो ना E1 जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना आ गया?
नाउ सिमिलरली इसके लिए भी अप्लाई करें तो सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी पे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर, और बीपी तो सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। याद देखें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो नाउ दोनों एंगल इक्वल इक्वल बनाएंगे, तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका अगर कंपोनेंट निकाले तो ये आएगा। अगर इसके थ्रू अगर इसको इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो देखो, ये एक थीटा डिग्री एंगल पे E2 भी है और E1 भी थीटा डिग्री एंगल पे है, तो यानी कि जो थीटा वाला एंगल आएगा इसके कारण वे आएगा E1 cos थीटा, इसके लिए भी आएगा क्या, E2 cos थीटा। इसका एक अदर कंपोनेंट आएगा जो होगा E2, क्योंकि साइन अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा E2 साइन थीटा, और इसके भी थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा जो होगा E1 साइन थीटा। ये दोनों इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, क्योंकि डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसकी भी डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसकी भी डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एड हो जाएंगे। तो नाउ ई जो नेट आएगा, ई नेट आएगा, वे आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों इक्वल है, तो नाउ लिख सकते हैं इसे 2E1 cos थीटा। तो नाउ ई जो नेट आ रहा है वो भी किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए, तो नाउ हमारे पास हो जाएगा कितना, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां से वैल्यू उठाकर रख दिया क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो नाउ हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं और बात कर रहे हैं इन ट्रेंगल ए पी ओ, इन ट्रेंगल ए पी ओ में यदि मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख दे रहा हूं। तो नाउ ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर अरेंज करके लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बन जाएगा 2Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन में, यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको लिख रहा हूं Q इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, इसको लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इन दोनों के पावर को ऐड कर दे रहा हूं, ये ऑलरेडी P बन गया। तो नाउ आ गया इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर सपोज करो कि जो L है, यहाँ पे जो L है वे वेरी वेरी लेस देन हो किससे, आर से, तो एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ना हमारे पास आ जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर, क्योंकि यहां से 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट और एल को हमने छोड़ दिया। तो ये आ गया इक्वेटोरियल लाइन के लिए। और अगर देखें, अगर वेक्टर क्वांटिटी में देखें इसको, तो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर अपॉन में आर, ये आ गया। यदि इसको ध्यान से देखें तो जो एक्सियल लाइन के लिए आया है और इक्वेटोरियल लाइन के लिए आया है, तो एक्सियल लाइन का डबल है,
एक्सियल लाइन क्या है, डबल है इक्वेटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ना ये ना होता, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन अपॉन में इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। नाउ आगे चल रहे हैं, तो नाउ ये फर्स्ट फेज खत्म हो गया। सेकंड फेज की ओर अगर बढ़े तो नेक्स्ट आता है फेज कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, अगर इसके अंदर अगर मैं कोई एक एरिया रख रहा हूं, तो इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बुला रहा है ना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया रखी गई है उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी एक एरिया से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एरिया है जिसका एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो ई वेक्टर पास हो रहा है, और दोनों कितने डिग्री एंगल पे, थीटा डिग्री एंगल पे हैं। तो ना फाई ई इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये छोटी एरिया है तो हमें ये टोटल एरिया से बतानी है। तो ना अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो इंटीग्रेट कर देना है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर वेक्टर हटेगा यहाँ पे डॉट मल्टीप्लीकेशन इसलिए क्योंकि फ्लक्स क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते ही क्या आएगा, कोस थीटा, क्या जाएगा, कोस थीटा। तो नाउ कोस थीटा अप्लाई होगा, तो कोस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन फाई डीएस होता है या ई डीएस कोस थीटा होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट मीटर या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी एक लाइन पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं एल लाइन पे, या मान लो छोटा लेंथ है डीएल, डीएल लेंथ पे अगर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना डिस्ट्रीब्यूट है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ना इसकी जो चार्ज डेंसिटी आएगी लेमडा इक्वल टू आएगा डी क्यू अपॉन में डीएल। और ये याद रखना है कि ये यूनिफॉर्म होता है, यानी कि किसी भी एक लाइन है उस लाइन पे अगर यूनिफॉर्म जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब ये लेमडा आएगा, नहीं तो लेमडा की वैल्यू अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो यहाँ पे अगर मान लो डी क्यू है, यहाँ पे यदि डी क्यू वन हो गया तो अलग अलग आने लगेगा। यानी सेम लेंथ के लिए हमेशा चार्ज का होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। अगर इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट आती है, इसकी यूनिट आती है कुलाम पर मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट कुलाम, लेंथ है तो मीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो कोई एक एरिया है जिसपे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो जैसे ये एरिया पे क्या है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे छोटा सा एरिया मान लिया मैंने डीएफ वेक्टर, और इस पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर, तो यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ से तो फ्लक्स पास होगा ही होगा, लेकिन हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यदि अगर मान लो कि एक सेकेंड, मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं डीएस, डीएस, और इस पे मान लेता हूं इस डीएस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, डीक्यू। तो ना उस समय जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट आती है वे आती है कुलाम पर मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, ये चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होगी कुलाम। नाउ नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी बल्क मटेरियल में या वॉल्यूम में कितना चार्ज भरा हुआ है, कितना चार्ज भरा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ना इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन में भी, और क्यू की यूनिट होगी कुलाम और भी की यूनिट होगी मीटर क्यूब, यानी यहाँ पे आता है क्या, कुलाम पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ रहे हैं,
नेक्स्ट आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है कि यदि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाइड होगा। क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो डिपेंड करता है टोटली कि उसके अंदर कितना चार्ज है। किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किससे, चार्ज से। अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा उससे उतना ही ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। तो नाउ इसकी डिफाइंड कैसे होता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उस टोटल चार्ज का। तो ना यहाँ पे जो फाई है फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड द चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर सपोज करो जैसे ये क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर अगर मान लो यहाँ पे Q है और -5Q अगर चार्ज है और यहाँ पे +10Q चार्ज है, तो पूछा जाए कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा, तो फ्लक्स जो होगा फाई ई वो इक्वल होगा इनसाइड में कितना चार्ज है और यहाँ पे अलग अलग चार्जेस है, तो सभी चार्जेस को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो Q माइनस 5Q प्लस के 10Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, जब सभी चार्जेस को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस 5 यानी कि -5 हो जाएगा प्लस 6 यानी 6Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स क्या होगा, इससे पास हो रहा होगा। यानी इससे फ्लक्स कितना पास होगा, 5 इज इक्वल टू 6Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है ई डी, क्या किसके बराबर होता है, ई इंटू डी एस के। तो उसको भी इक्वल में कर दें तो ना हमें मेन फॉर्मूला ये मिलता है, एक फॉर्मूला। सपोज करो कि अगर एक स्फेयर है, क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझ लो। ये पिछली साल ही क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी क्लोज सरफेस में, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में क्या डिफरेंस है। क्लोज सरफेस एक ऐसा सरफेस जो क्या करे, किसी भी सरफेस के वॉल्यूम को बाउंड कर सके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रख सके। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा कमरा है, ठीक है, कमरा है, कमरे को अगर चारों ओर से बंद कर देते हो तो उसके अंदर हम लोग काफी सामान रख सकते हैं। तो वे क्या कर रहा है, सामानों को वे चारों ओर से क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है, इस टाइप का। अगर मान लो एक बलून है, बलून में कुछ भी भर दिया गया हो तो वे चारों ओर से क्लोज हो गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्कल की तरह दिखा रहे हैं तो सर्कल है, नहीं, वे चारों ओर से क्लोज हो रहा है, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, यानी कि हर जगह से पूरा का पूरा अंदर से क्लोज हो गया है, यानी कि उसके अंदर फिट हो गया है, बंद हो गया है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस। ना एक और क्वेश्चन आता है कि यदि अगर मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस r है और उसके अंदर +5 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, 5Q का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, कूलाम कर लेते हैं। तो मान लो कि 5 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो ना जो फ्लक्स होगा 5E वे इक्वल होगा किससे, 5 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। क्यों, क्योंकि इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, 5 कूलाम का, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम लगाएंगे तो निकल जाएगा। अब लेकिन सवाल ये है कि यदि इसके रेडियस को डबल कर दिया जाए, इसकी रेडियस को बढ़ा के कितना कर दिया हमने, 2r, तब कितना फ्लक्स पास होगा। देखो फ्लक्स क्या है कि पासिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड अ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। तो अब क्या है कि अब देखो ये 5 कूलाम का चार्ज है, 5 कूलाम का चार्ज मैंने मान लिया 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही है, सपोज करो। वैसे होता नहीं है 5, लेकिन हम लोग सपोज करके चल रहे कि 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही है। तो अब अगर इस स्फीयर को छोटा है, छोटा है, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, 5। अगर मैं इस स्फीयर को बड़ा कर दूं तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वे दूर होकर कितनी ही पास हो रही होंगी, 5। यानी कि क्लोज को, यानी कि सर्कल को या स्फीयर को, जो स्फीयर है जिसके अंदर वे चार्ज है, तो उस स्फीयर को या तो छोटा करो या तो बड़ा करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि उससे जो फ्लक्स, यानी चार्ज को जब तक नहीं चेंज करोगे तब तक क्या होगा, उसके साइज बढ़ाने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही फ्लक्स पास होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, तो नाउ पहला एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेंथ करंट, क्या है, चार्ज वायर। किसी भी इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितना रहा है उसको फाइंड आउट करना। तो मान लिया कि ये एक वायर है जो इन्फिनिटली लॉन्ग है,
और इन्फिनाइटली लॉन्ग है और ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। और मान लेते हैं कि इसके ये दो, अब जब ये एक यूनिफॉर्म से चार्ज से डेंसिटी से चार्ज है, यानी कि ना हम लोग लिखेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो अब वायर है, तो किसी भी वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्यू अपॉन में क्या? लेंथ। तो लेंथ मैंने मान लिया इसकी जो टोटल लेंथ है वे कितनी लेंथ है? एल है। एक थोड़ा सा अच्छा से लीजिए, इस वायर की जो लेंथ है, मैंने थोड़ी देर के लिए लेंथ एल कंसीडर करके चल रहा हूँ, वे इन्फिनाइटली लॉन्ग है क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी तक जा रहा है, लेकिन हम लोग एल पे डिपेंडेंट नहीं रखेंगे, एल को हटा देंगे तो इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसकी लेंथ कितनी कंसीडर करी है? तो नाउ यहां से जो चार्ज निकल कर आएगा वे निकल कर आएगा लेमडा एल। कितना निकल कर आएगा? लेमडा एल। और मान लिया एल लेंथ का अगर वायर है तो वे चारों ओर क्या करेगा? अपने सिलेंड्रिकल टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी चारों ओर बनाएगा। तो मान लिया कि वे चारों ओर कितने डिस्टेंस तक बना रहा है? आर डिस्टेंस तक बना रहा है। और मैंने यहाँ पे एक छोटा एरिया लिया जिसकी एरिया वेक्टर कितना है? डीएस वेक्टर है। और ये कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर के लिए हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वे हमेशा इसके नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास हो रहा होगा वो भी क्या होगा? नॉर्मली पास होगा, परपेंडिकुलर पास, नॉर्मली पास होगा, यानी कि इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर पास होगा। तो अगर देखें ये जो एरिया वेक्टर है और ई वेक्टर है दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो यदि मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस 0 डिग्री, क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये कितने हैं? 0 डिग्री एंगल पे है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो नाउ यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी यूजिंग गॉस लॉ। अगर मैं गॉस लॉ का यूज करूं तो गॉस लॉ क्या है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में आर एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फाई ई के बराबर ये भी है, फाई की वैल्यू मैं यहां पे रख दे रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ई डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं ई को कांस्टेंट रख के अगर डीएस का इंटीग्रेशन कर दूं और क्यू की वैल्यू यहां से उठा के रख दूं तो लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एस का डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, तो ना हो जाएगा ई इंटू एस इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू जो एस की वैल्यू है वे बन जाएगी किसके बराबर? जो एस है वे क्या बनेगा? ये सरफेस एरिया बनेगा टोटल किसका? ये जो क्लोज बाउंड कर रहा है, कौन बाउंड कर रहा है वायर को? ना एक सिलेंडर बाउंड कर रहा है। तो सिलेंडर की एरिया, जो सिलेंडर की एरिया आएगी वह होगी 2 पाई आर एल। आर क्या है? डिस्टेंस जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। एल क्या है? ये लेंथ, जितने हम लोग लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, इक्वल टू लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर निकालेंगे तो निकलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई। तो नाउ किसी भी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है? नाउ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एल। और लेमडा क्या है? ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वायर की। नाउ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइटली प्लेन शीट। किसी भी एक इन्फिनाइटली प्लेन शीट के लिए निकालें। तो मान लिया एक प्लेन शीट है, ठीक है, जिसपे चार्ज कितनी है? प्लस क्यू, और इसकी जो सरफेस एरिया है एस है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो छोटे के लिए भी लोगे तो उसपे भी जो चार्ज डेंसिटी होगी इसकी वो भी सिग्मा होगी। अगर पूरे पे देखोगे तब भी क्या होगी? सिग्मा होगी। या इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर पे भी देखोगे तब भी क्या होगी? सिग्मा ई होगी, चेंज नहीं होगी। यानी कि हमेशा क्या है? ये यूनिफॉर्म चार्ज से चार्ज है मान के चल रहे हैं, और लिखा भी है यूनिफॉर्मली चार्ज। तो हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। तो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी, अब देखो ये एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट है। नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले। नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ही साइड होगा,
ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सेट है। तो नॉन कंडक्टिंग सेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज होगा वो एक साइड होगा, तो यानी कि जब एक साइड चार्ज होगा तो ये चार्ज इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, तो ऊपर नीचे चार्ज है तो ऊपर नीचे का तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका यानी कि साइड जो प्लेट की साइड के इस साइड भी निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड भी निकल रहा होगा, दोनों साइड निकल रहा होगा। तो ना जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एरिया, यानी एस बनेगा सरफेस एरिया, की एरिया टोटल एस मान रखे हैं तो एस लिख देते हैं। यहां से क्यू बराबर निकालेंगे तो निकलेगा सिग्मा एस। नाउ सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इससे अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया डीएस, डीएस से मैंने मान लिया जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई निकल रहा है, यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा और इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो डीएस। देखो तो अब ये जो होगा तो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड भी निकल रहा होगा, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, दोनों साइड निकल रही है, तो यानी कि इसके कारण यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यानी फ्रंट साइड से भी निकलेगा और डीएस वेक्टर बनेगा। और ये बैक साइड यानी पीछे साइड, पीछे वाले साइड को थोड़ा सा इधर से जूम इन करके बड़ा कर दिया गया है, तो ना इधर से भी निकलेगा और ये डीएस इधर भी होगा, यानी दोनों साइड से ही निकल रहा है फ्लक्स, यानी कि इधर से भी इधर से भी। तो अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ना फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और दोनों साइड है तो मैंने यहां पे कर दिया 2, या तुम 2 बार प्लस भी कर सकते हो। तो अब देखो 2 इंटीग्रेशन ई डीएस cos 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहां पे हो जाएगा 2 ई इंटीग्रेशन डीएस, क्योंकि ई कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अगर मैं गॉस थ्योरम का यूज करूं, गॉस लॉ का अगर यूज कर लूं तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फाई बराबर यहां पे निकाल रखे हैं रख दे रहे हैं 2 ई इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू, क्यू किसके बराबर है, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जब रख के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2s 2es 2e एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये देखो एस से एस कैंसिल, इसको उधर भेज दो तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी एक नॉन कंडक्टिंग इन्फिनिटली प्लेन चार्ज शीट के लिए आता है। नाउ नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के लिए। अगर किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज सेल के लिए अगर निकालें तो कितना आएगा, देखो तो अगर मान लेते हैं कि एक कोई आर रेडियस का कोई एक स्फेयर है जिसपे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना प्लस, कितना डिस्ट्रीब्यूट है प्लस की यूनिफॉर्म से चार डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो इस पे 3 कंडीशन बनती है। अगर मान लो P एक पॉइंट है जहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर वे पॉइंट क्या हो, आउटसाइड द स्फीयर हो, सरफेस द स्फीयर हो, इनसाइड द स्फीयर हो, तो हम लोग सबसे पहले आउटसाइड का कंडीशन बनाते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे एक छोटा एरिया है जिसका एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है तो हो जाएगा ई डी। आगे बढ़े तो ना हमारे पास देखो अगर मान लेते हैं कि ये जो बाहर आउटवर्ड पॉइंट है वो कितना है, आर है, तो अगर मैं गॉस थ्योरम लगा दूं तो गॉस थ्योरम क्या बोलेगी, तो गॉस थ्योरम लगाऊं तो गॉस थ्योरम है यूजिंग यूजिंग गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ यूज करूं तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फाई बराबर है इंटीग्रेशन ई डीएस के, तो यहां पे रख देते हैं इंटीग्रेशन ई डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एस को उधर भेज दो तो हमारे पास हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। एस क्या होगा, ये जो बाहर वाली आउटर जो सरफेस बना है उसकी एरिया, तो ये एक स्फेयर है तो स्फेयर की जो एरिया होगा एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर,
तो इसको अगर पूरा बकायदा रख के सॉल्व करें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आता है किसी भी आउटसाइड द स्फीयर के कंडक्टर के बाहर। यदि अगर सरफेस पे निकालना हो तो मान लेते हैं कोई प्लस चार्ज से कोई चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे कोई स्फीयर है जिसपे क्या है प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, और मैंने मान लिया ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एरिया लिया जो क्या है डीएस वेक्टर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ई। अब सपोज करो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, जो कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में इस सरफेस की एरिया, यानी मान लेते हैं ऐसे, तो ये सरफेस एरिया एस आ जाएगा। यहां से क्यू बराबर निकालेंगे तो निकलेगा क्या, सिग्मा एस। कितना निकल जाएगा, सिग्मा एस। और साथ में ही अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करूं, फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीएस कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी हो जाएगा ई डीएस। और गॉस लॉ लगा दूं तो, गॉस लो अगर लगा दूं तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्यू की वैल्यू यहां से फाई की वैल्यू दोनों रख रहा हूं, तो हो जाएगा ई ds इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसी भी ये अगर इसके सरफेस पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ना आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आता है इनसाइड की बारी। तो अगर मान लेते हैं कि ये स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वे प्लस क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी के साथ साथ अगर बात कर लें तो ये जो रेडियस है इसकी आर है, और आर दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इसका एरिया वेक्टर कितना है, डी। तो अब देखो ये जो क्लोज सरफेस बन रहा है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिग्मा क्यू इनसाइड जो है वो कितना है, 0 है। तो यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो फाई ई है वे इक्वल होता है इनसाइड क्यू, इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, जबकि ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 1 का पूरा ये देख लिए हैं, वन शॉर्ट वीडियो। नाउ तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चलिए टाटा बाय।